आप देख रहे हैं UCN न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं UCN न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस परिणाम का असर राजनीतिक तौर पर बहुत तरीकों से दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से हम जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं उसका विदर्भ पर क्या राजनीतिक असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पर। और इस चर्चा को किए जाने के पीछे का हमारा मकसद है कि कुछ महीनों के बाद में जो राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम आखिर कितने असरकारक रहेंगे, इस पर अधिक बातचीत करेंगे। ये बातचीत जब हम कर रहे हैं इसके थोड़ी ही देर पहले या कहें एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। वो संगठन के दृष्टि से और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किए जाने की दृष्टि से है। कई नेताओं के बयान आए हैं, प्रमुख नेताओं के बयान आए हैं। उन बयानों के क्या मकसद हैं, क्या मतलब हैं, क्या मायने निकाले जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। विकास वैद्य सर हैं, आप हितवाद से हैं, और सौरभ जोशी हैं, आप ANI से हैं। तो अलग अलग मायनों में लोग जो हैं या राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं आखिर ये जो परिणाम आए हैं आखिर क्यों इस तरीके से आए हैं और इसके पीछे का किस तरीके से राजनीतिक सोच हो सकती है या जनता के मन में किस तरीके की एक बात हो सकती है कि इस तरीके का जो है वो परिणाम आया है। 10 साल देश में ऐसी सत्ता जो बहुमत के आधार पर थी, एक तरीके से वो बैकफुट पर आई है और स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की कमज़ोर हुई है, देश के नेता की कमज़ोर हुई। सबसे पहले आपके पास में आते हैं सर, ये जो पूरा चुनाव परिणाम आया है उसको आप विदर्भ के लिहाज से आप किस तरीके से देखते हैं? विदर्भ की 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या वो आप जिस तरीके से सोच रहे थे या समझ रहे थे उसी के अनुकूल है, या जनता ने जो राजनीतिक एक्सपर्ट थे या जो जानकार थे उनकी सोच से इतर मैंडेट दिया है? मैं ये कहूँगा कि ये शॉकिंग रिजल्ट्स है, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे विदर्भ पे सारा उलटफेर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप कि इसके पहले 10 की 10 सीट जीती थी भाजपा और उनकी एलीज ने, और बाद में हमने 2019 में देखा कि विदर्भ में 8-2 का ये रहा। 8 फिर भी पलड़ा भारी रहा था, जो तब महायुति तो नहीं थी, भाजपा शिवसेना थी। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। ये एक मुझे लगता है कि ये एक हमेशा पॉलिटिक्स में एक आर्क होता है। तो जैसे आज कोई पावर में है तो जनता एक देखती है उसको कि वो किस तरह से उनके इशू जो है उसको कैसा हैंडल कर रही है। तो उस हिसाब से एक जनता का उद्रेक, और पिछले कुछ ही सालों में एक 10-20 सालों में एक लिटरेसी आ गई है वोटिंग के बारे में। तो ऐसे किसी को भी वोट करना, या एक इंदिरा गांधी जी के ज़माने में ऐसा था कि तब बोलते थे कि कांग्रेस के नाम पर किसी को भी आप खड़ा कर दो तो वो चुन के आ जाएगा। ये स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने भी पिछले 2 इलेक्शन में देखी। लेकिन इस बार एक जनता का उद्रेक, क्योंकि एक आप हमने एक सबने एक समझ लेना चाहिए कि लोकसभा का जो इलेक्शन जो है वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। बट इस बार राष्ट्रीय मुद्दे कहीं नज़र नहीं आए। जिस तरीके की डेवलपमेंट की बात मोदी सरकार कर रही थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े रोड्स है, ब्रिजेस है, बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, इसके नाम लिए जा रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि गडकरी जी को जिस तरह से कम लीड पर समाधान प्राप्त करके उनको अपनी एक विजय का बोल सकते हैं कि एहसास मानकर उनको समाधान ये करना पड़ा। तो ये जो जिस तरीके से देखा जा रहा है उसका एक मतलब जनता ने एक बहुत होशो हवास में और अपने स्थानीय मुद्दों के ऊपर, और ख़ास करके अगर अपन विदर्भ और महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें पिछले कुछ 2 साल से पालिका के जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनके इलेक्शंस हुए नहीं हैं। तो जनता के जैसे हमारे घर में या हमारी गली में या हमारे प्रभाग में अगर कोई इशू आया तो किसके पास जाना, तो नगर सेवक भी अवेलेबल नहीं थे ये सारी चीज़ों में। तो ये स्थानीय मुद्दों का एक बहुत बड़ा परिणाम, उसमें बिजली है, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है,
और पानी है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें उभर के सामने आई। और ये सारी मुद्दे केवल विदर्भ में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में उसका जो है वो उसका एक उत्पीड़न देखा गया। और वो जो उद्रेक अपन बोल सकते, वो उद्रेक जनता ने अपने वोट के माध्यम से देके महायुति को या भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। एक बात का आपने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल का, कि इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस किसी को भी खड़ा करे वो चुन के आने वाली स्थिति थी, लेकिन बाद में क्या स्थिति रही वो भी देश ने देखा। क्या उसी तरीके की स्थिति मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी की हो गई है क्या? क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि को देखा जा रहा था, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी की हवा और लहर अब भी चल रही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे ये भी है कि ये तो हो गया कि नेतृत्व के दम पर जो एक तरीके से चुनाव जीतने वाली बात, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात निकल के ये भी सामने आई है कि ऐसी पार्टियां जो आमतौर पर वोटों को काटती थी, वोट उनके हिस्से में जाता था और उसका सीधा से सीधा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता था, तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ये स्थिति बनी कि वो पार्टियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई और विपक्षी दलों के माइंडसेट के जो वोटर थे या मतदाता थे या जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हम उसमें जोड़ सकते हैं, वो जो मतदाता हैं वो एकमुश्त होके विपक्ष का जो विचार था, विपक्ष के जो स्लोगन थे, विपक्ष के जो मुद्दे थे, उसके साथ में ज़्यादा गए। इसका ज़्यादा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा और महायुति के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा। क्या ऐसा लगता है? जी, आपने ही अपने इसमें बोला कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो पहला आपका सवाल था इंदिरा गांधी वाला, जैसे वो स्थिति इनकी आएगी, तो मैंने कहा कि एक आर्क होता है हमेशा, तो कभी टॉप पे होता है और कभी वो नीचे आता है। तो उसी तरह से जो शुरुआत में पिछले 10 सालों में जो था या पिछले 2 इलेक्शन में हमने देखा कि एक मोदी की लहर जो अपन बोल सकते थे, तो एक मोदी की लहर इस बार भी थी। वो एक शांत तरीके से थी उसमें, कि उसी की बदौलत अपन बोल सकते कि आज 242 सीट्स फिर भी एक फॉर्मिडेबल अपन नंबर बोल सकते हैं कि बीजेपी ने प्राप्त किया है। और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर आपने बोला, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़रूर काम कर गया है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण भाग जो आपने बोला कि तीसरी आघाड़ी या तीसरा फ्रंट, जैसे वंचित वाले लोग हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी, हमेशा ऐसे रहते थे कि ये एक तीसरा नेतृत्व खड़ा रहता था। और वो जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का जो मतों का जो विभाजन होता था, वो विभाजन के कारण बीजेपी को हमेशा फ़ायदा होता रहा है। लेकिन ये पिछले इलेक्शन से 2019 में से अगर आपने देखा तो साइलेंटली वो एक प्रभाव कम करने पे कांग्रेस ने उस पर जोर दिया कि ऐसा प्रभाव न बढ़े। और इस बार उन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि वो कांग्रेस सभी जगह पे एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रही। उन्होंने कहीं भी एक सांगली का अगर ये छोड़ दिया, सांगली का एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं अपन महाराष्ट्र में, कि सांगली ये कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद शिवसेना ने एक जीत की और अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और बाद में जो कांग्रेस का जो जिन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट किया, विशाल पाटिल, वो चुन के आए। तो ये कहीं भी उन्होंने तीसरा फ्रंट का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया। और उसका बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लगा है, इसमें कोई राय नहीं है। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे मेरा सवाल जो है वो विदर्भ के परिप्रेक्ष्य में है। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नुकसान को आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस के कमबैक को किस तरीके से देखते हैं? 2014 से लेकर 2024 का अगर हम अध्ययन करें या देखें तो जिस तरीके से न केवल लोकसभा में, विधानसभा में भी जिस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी वो कमज़ोर हुई है दिन ब दिन, और इस लोकसभा चुनाव में और ज़्यादा कमज़ोर हुई है और कांग्रेस मजबूत हुई है। बिल्कुल, 2024 के चुनाव का हम लोग अगर विश्लेषण करें तो इसका एक सीधा साधा सोपी भाषा में इसका विश्लेषण यही हो सकता है कि बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को वोटरों ने झटका दिया है। जिस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता पिछले दिनों में व्यक्त कर रहे थे, चाहे प्रचार में हो, प्रचार के बाद नतीजे आने के पहले का समय, उसको एक तरीके से ज़ोरदार झटका वोटरों ने दिया। कांग्रेस ने ज़ोरदार कमबैक किया है। हम अगर देखेंगे तो 10 में से 3 सीटें महायुति ने जीती है और बाकी जो 7 सीटें हैं वो महाविकास आघाड़ी जीती है। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी अगर नागपुर में कैंडिडेट नहीं होते, नागपुर की सीट भी जाती थी। और बाकी 2 जगह, तीनों जगह जो महायुति ने जीती है वो
डिवीज़न जो हुआ है वोटों का उसका फ़ायदा उन्हें हुआ है, इसलिए बीजेपी जीती है। नागपुर को हम लोग सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं मान सकते, खाली बीजेपी की जीत नहीं है, नितिन गडकरी की जीत व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में नागपुर में जो काम किया, लोगों को दृश्य स्वरूप में जो काम दिख रहा है, उसको वो मोहर जनता ने जताई है। नितिन गडकरी का बीजेपी के विजय से ज़्यादा ये नितिन गडकरी का विजय, उनकी व्यक्तिगत छवि का विजय, और उनका जिस तरीके का एक लाइकनेस है वोटरों में, सभी पार्टियों में, सभी विचारधाराओं में, उसको लोगों ने पसंद किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक सोपी भाषा में इसका विश्लेषण हो सकता है। हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को हम जो है वो ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर नागपुर किस तरीके से हरा भरा दिखता है, कितना सुंदर है और विकास की रफ्तार किस तरीके से हो रही है। तो एक अलग किस्म का इस चलती हुई बातचीत में एक दृश्यांकन भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। विकास सर, आपसे ये सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो चुनाव के परिणाम आए और चुनाव परिणाम आने के बाद में एक महत्वपूर्ण पद का निर्वहन वो कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और एक बड़ी बात कही। वो सारा कुछ जो बातचीत था वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेके था। वो ये महसूस भी कर रहे होंगे, जान भी रहे होंगे कि पार्टी की स्थिति किस तरीके से हो गई है और आने वाला जो चुनाव है वो बड़ा है और महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र फडणवीस की पूरी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में, और इस समय में भी जब उनके नेतृत्व में एक तरीके से राज्य में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली? नहीं, ये एक आप ध्यान में रखिए कि ये लीडरशिप जिसको बोलते हैं ना, लीडरशिप में उन्होंने जो अपने आप पर जिम्मेदारी लेके जो बोला है कि मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ, तो एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा दिल का बड़प्पन ये इसमें बोल सकते, क्योंकि आपने देखा है कि जब 2014 या 2019 में, खासकर 2019 में जिस तरह से इलेक्शन लड़े गए थे, तो जीत का डंका पिटा था और देवेंद्र फडणवीस जी को उसका सारा क्रेडिट दिया गया था। तो उन्होंने तब यही बोला था कि ये कार्यकर्ताओं का जो काम है, तो ये कोई नम्रतापूर्वक ये नहीं था, ये उन्होंने सही बात बोली थी। और अभी भी अगर हम बोले कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही ये सारा ये है, हार का जिम्मेदारी उनकी है, तो मैं ये मानता नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक लीडर अगर लीड करता है तो वो एक मान लो कि जैसे साउथ नागपुर के किसी 10 प्रभाग में काम हो रहा है कि नहीं, ये कोई उनका जिम्मा नहीं है। लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके जो सांसद हैं वो पीछे हो जाएं, आपके उम्मीदवार पीछे हो जाएं, ये 2019 की तुलना में ये तो एक तरीके से सेटबैक ही होगा ना? नहीं, देखिए कैसा है कि कोई भी एक लीडर जो रहता है, वैसा मोदी जी अगर बोले तो मोदी जी को वाराणसी में जिस तरह से लीड कम हुई है, तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि मोदी जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कम हुई है। तो ये कोई भी एक बड़ा लीडर रहता तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से काम नहीं करता। आप देखिए कि महायुति का जो गठबंधन था, जैसे शिंदे ग्रुप था, वहाँ पे अजीत पवार ग्रुप था, तो उनके सारे जो उनकी नाराज़ियाँ है उनको दूर करो, कहाँ पे उनके कैंडिडेट ये करना, ऊपर से उनको दिल्ली के भी सारे आदेश फॉलो करने की जिम्मेदारी थी, और हर एक कार्यकर्ताओं को, हर एक उम्मीदवार को, और ऊपर से उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस बार बीजेपी ने एक नया तरीका प्रचार का निकाला था कि उनके जो नेता और कार्यकर्ता उनको एक प्रचार उसका एक था ट्रैवलर करके, ट्रैवलर प्रचारक ऐसा एक उन्होंने एक लाया था कि जिसमें एक रात भर वो एक पर्टिकुलर गांव में या यहाँ पे रह के वो करे, तो वो खुद वहाँ पे पारड़सिंगा में रुके थे। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट्स रहते हैं, तो माइक्रो मैनेजमेंट्स अभी साउथ वेस्ट में आप जैसे बोल रहे कि साउथ वेस्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम वोट आए, जो भी हुआ होगा, तो उसका जिम्मा टोटली अपन देवेंद्र फडणवीस को नहीं दे सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका आना चाहिए, बट वो कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे काम का बंटवारा कर दिया था। तो वो काम का बंटवारा करने के बाद वो जो कार्यकर्ता जो है उसने अपना काम किया कि नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब ये सारी बातें आगे आएगी। तो इसलिए अपन देवेंद्र फडणवीस जी को इसमें जिम्मेदार ठहराना मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। ये उनका अपना ये है कि उन्होंने एक लीडरशिप का अपना जिम्मा लेके, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके मैं रिज़ाइन करता हूँ, ये जो बात बोली, ये उनका दिल का बड़प्पन है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बचाव वाला पक्ष आपका बहुत ज़्यादा प्रबल लग रहा है फडणवीस को लेके, लेकिन दो बड़े चेहरे मौजूदा दौर में राज्य की राजनीति में जिनको हम केंद्र में रख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस और नाना पटोले।
इन दोनों की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लोकसभा चुनाव की राजनीतिक लड़ाई में फडणवीस से आगे निकलते हुए नाना पटोले दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा एक इलेक्शन से ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि नाना पटोले जी ने एक कांग्रेस ने, जब भी मैंने आपको बोला कि कांग्रेस एक कॉम्प्रोमाइजिंग रोल में उभर के आया सारे देश में। विदर्भ में है, जैसे विदर्भ में नाना पटोले ने पहले 10 सीट मांगी थी, तो 10 सीट उनको देने से इनकार कर दिया उद्धव ठाकरे और इन लोगों ने। तो लेकिन नाना पटोले ने ठीक है मान लिया जितनी सीट हमको मिली। आज उन्होंने प्रशांत पटोले, और एक बात आप ध्यान में रहे कि ये दोनों तीनों पार्टियों से, जैसे अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ दिया था, तो ऐसे कुछ झटके शुरुआती इसमें ये तीनों पार्टियों को लगे। तो इनका एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस पार्ट ये रहा कि इनके पास झगड़ने के लिए, आप देखिए कि रामटेक में जैसे इन्होंने राजू पारवे को लाया महायुति ने, तो राजू पारवे को लाने से भाजपा का वहाँ का काम करने वाला कार्यकर्ता या नेता जो है वो निश्चित रूप से नाराज़ हो गया। अब वो नाराज़गी कहीं ना कहीं इलेक्शन में परिवर्तित हुई होंगी। तो ये सारे कैलकुलेशन, अब ये राजू पारवे का चयन किसने किया ये इसका ये बाद में चिंतन होगा। बट इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नाना पटोले के नेतृत्व में ज़रूर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र में लिए है, 12 सीट जो उनकी आई है। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि कोई आगे निकल जाए, क्योंकि ये एक इलेक्शन है। जैसा ये भी बोला जा रहा है कि क्या इसका परिणाम या इसका इम्पैक्ट विधानसभा के इलेक्शन में होगा। विधानसभा का इलेक्शन का कैलकुलेशन अलग रहता है, तो इसलिए अपन डायरेक्टली अभी बोल नहीं सकते कि उसका परिणाम विधानसभा के इलेक्शन में होगा ही। वो भविष्य में अपने को दिखेगा क्या है। सौरभ, आपके पास आना चाहूँगा। 2 सवाल हैं आपसे। फडणवीस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, और एक जो अब मतों का सारा विवरण हमारे पास में आ गया है उसमें यह है कि 70% जो, अगर लोकसभा चुनाव को हम और ज़्यादा उसको विधानसभा के स्तर पर अगर अध्ययन करें तो 70% से अधिक सीटें ऐसी हैं कि जहां पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को महायुति के उम्मीदवार से ज़्यादा मत मिले हैं। तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हम देख सकते हैं? देखिए, असर तो दिख सकता है, क्योंकि अभी जो ज़मीन है वो बीज बोने लायक तो हो गई है। अब आने वाले समय में कैसा समीकरण बनता है, राजनीति कैसी होती है, विधानसभा चुनाव के समय क्या मुद्दे आते हैं, राजनीति क्या करवट लेती है, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। ज़मीन तो बन गई है महाविकास आघाड़ी के लिए, लेकिन बीजेपी भी अभी शांत बैठने वाली नहीं है। बीजेपी को जो धक्का बैठा है, जो धक्का लगा है, उसके बाद बीजेपी सवरेगी, उसमें काम करेगी, अपनी गलतियां कहाँ हुई वो उसे सुधारेगी, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर बीजेपी अच्छा प्लान बनाएगी और आगे जाएगी चुनाव में। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि कौन मजबूत होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि महाविकास आघाड़ी के लिए एक ज़मीन तैयार हुई है। और फडणवीस की भूमिका को, फडणवीस जी ने मेहनत काफ़ी की। ठीक है, चुनाव में रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके कई कारण हैं। खाली फडणवीस एक कारण नहीं है, उसके कई एक कारण हैं। जैसे मैंने कहा कि अति आत्मविश्वास होना पूरे संगठन का, नेताओं का। दूसरा, ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना। जो सालों से मेहनत करते हुए कार्यकर्ता है, पिछले 10 सालों में आपकी केंद्र में सरकार है, लगभग 8-9 साल आप राज्य में सरकार में हो, ऐसे में कार्यकर्ताओं की कुछ अपेक्षाएं होती है। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को सब कुछ चाहिए। आप उनको खाली विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, कोई संजय गांधी निराधार योजना, यहाँ तक सीमित रखोगे और कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे, उनकी पहुँच नहीं होगी, उनको एक्सेस नहीं होगा नेताओं के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी चुनाव में होता है। पिछले हम लोग देख रहे हैं 2-3 सालों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए, तो लोकल स्तर पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनमें तो काफ़ी निराशा है। और बीजेपी अगर चाहेगी तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र में है कि इस समय चुनाव करना, यानी पिछले समय चुनाव करना, वो उचित नहीं था। कार्यकर्ताओं की बीजेपी के हिसाब से उचित नहीं था। हाँ, उचित नहीं था, इसलिए नहीं करवाए होंगे। तो कोई एक कारण नहीं है, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी। साथ में इन्होंने जो प्रयोग महाराष्ट्र में किए, अजीत पवार को साथ लेना, वो भी काफ़ी हद तक वोटरों को, कैडर को रुचा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं लगा है। तो वो भी एक कारण है। उसका एंटी इनकम्बेंसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई हो, बेरोजगारी हो, स्थानिक स्तर पर जो कैंडिडेट को रिपीट करना है, उसका भी बड़ा झटका बीजेपी को विदर्भ में, खासकर महाराष्ट्र में बैठा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हमारे भंडारा की सीट हो, गढ़चिरौली की सीट हो, यहाँ कैंडिडेट रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपकी पार्टी का संगठन जिस तरीके से वहाँ पे था, अगर आप नया कैंडिडेट देते तो आप शायद अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करते। और जहाँ जहाँ कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, वहाँ वहाँ दूसरा जो लड़ने का इच्छुक था उसने काम नहीं किया है, ये तो स्पष्ट है। अगर काम करता तो नतीजे कुछ अलग होते हैं।
भाजपा की हार के आपने जो कारण बताया उसमें से एक बात आप कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास। तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि हम 48 में से 48 सीटें जीतेंगे, आज भी कहा जा रहा है कि हम 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो चुनाव में एक चुनाव कुछ दिन पूर्व हुए हैं जिसमें करारी हार हुई है और इसी तरीके के कॉन्फिडेंस के साथ में आप फिर जा रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, स्पष्ट तौर पर ये ओवर कॉन्फिडेंस। अभी मुझे पता नहीं कितनी समीक्षा हुई है, ये जो हार हुई है, जो कुछ सेटबैक हुआ है उसकी कितनी समीक्षा हुई पता नहीं, लेकिन आज नारा आ गया कि अब की बार 200 पार। तो इसको हम क्या कहेंगे? पहले विश्लेषण कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि क्या हमारी गलती हुई, हमें क्यों वोटरों ने साथ नहीं दिया। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उसे सुधारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो सोचेंगे उसके ऊपर, ऐसा लगता है। विकास जी, मैं आपके पास आऊँगा और इस बातचीत को हम ख़त्म करेंगे। एक आखिरी सवाल, जैसे कि सौरभ ये मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग है और विधानसभा का चुनाव अलग है, लेकिन सौरभ का ये कहना है कि चूंकि कुछ ही महीने का अंतर रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं असर तो होगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में किस तरीके का जो है हम लड़ाई वाला एक माहौल राज्य में जो है वो देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की जो ये स्थिति हुई है, कुछ ही महीनों में भारतीय जनता पार्टी इससे उबर जाएगी या कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसके पास में तो एक बेहतर परिणाम कुछ ही महीनों पूर्व का रहेगा? नहीं, जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि एक ज़मीन बन गई है, मतलब जो महाविकास आघाड़ी के लिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात ज़रूरी, जैसा उन्होंने वो भी कहा कि भाजपा भी अपना एक चिंतन करना चाहेगी। तो वो चिंतन, भाजपा जैसी पार्टी है, भाजपा जैसी पार्टी को एकदम से कम आंका नहीं जा सकता। एक इलेक्शन से अगर अपन उसका कैलकुलेशन करने लगे तो ऐसा होता नहीं है। तो अभी नए नए समीकरण इसमें आ सकते हैं कि अभी देखना पड़ेगा कि अजीत पवार किस तरीके की भूमिका लेते हैं। और अभी ये भी एक चर्चा शुरू है कि उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाने की बात चल रही है। तो इसका ये भी एक मतलब है कि भाजपा का भी ध्यान में आया कि भाजपा जो बोलती थी कि शिवसेना जिस तरह से जीतती है तो शिवसेना भाजपा के बलबूते पे जीतती है, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि भाजपा को भी शिवसेना की ज़रूरत है। तो जैसे आज उद्धव ठाकरे ने भी अच्छा स्कोर किया हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसी तरह शिंदे ग्रुप ने भी अच्छा किया। तो ये दोनों सेनाएं अगर एक आ गई और भाजपा आ गई तो भाजपा और सेना फिर क्या कुछ चमत्कार कर सकते हैं इसमें। तो ये अगर मान लो कि अगले इसमें अगर ये समीकरण आ गया और फिर से भाजपा सेना साथ में आ गई तो उसका फिर परिणाम महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, उसमें ज़रूर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी से एकदम अपन बोल सकते, लेकिन एक ज़रूर है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास ये सारे इसमें बढ़ चुका है और जो आत्मविश्वास विधानसभा इलेक्शन में हमें दिखाई देगा ज़रूर। पर भाजपा भी जो है, भाजपा भी अपना चिंतन करके वो ज़ोर शोर से उतरेगी। एक एनालिसिस हम भी कर रहे हैं हमारे दफ्तर में कि अगर दोनों शिवसेना को मिला लिया जाए आज की स्थिति में तो शिवसेना को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उतनी ही सीटें लगभग उनके पास में हैं जो गठबंधन में थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे। आप दोनों हमारी इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा और चिंतन तो जो है वो न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि हम जैसे जो पत्रकार हैं और जो चौक चौराहे पर जो हमारी जनता है वो लगातार कर ही रही है, कर भी रहेगी, आगे भी करती रहेगी। अब इसका परिणाम क्या होगा, और ख़ास तौर से अब चूंकि लोकसभा चुनाव का एक दौर बीत गया है, सरकार का गठन हो जाएगा, सरकार किस तरीके से चलती है ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा और ये भी एक तरीके से देखने लायक रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा चुनाव में क्या होंगे इस पर भी चर्चा हो रही है और ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर क्या लोकसभा चुनाव का कहीं कोई असर विधानसभा चुनाव के दौरान भी होगा क्या। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़, खबर वही जो हो सही।